और चलिए अब बात करेंगे शिमला नगर निगम चुनाव की, जहां के सभी 34 वार्डों के लिए मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक 14% वोटिंग हो चुकी है। हल्की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से मतदान की गति थोड़ी धीमी है। 149 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। मैदान में कुल 102 उम्मीदवार हैं। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग हो रही है और आपको बता दें कि मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है, जहां 14% तक मतदान अभी हुआ है। कई वीआईपीज ने भी मतदान किया है। 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लगातार वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला नगर निगम चुनाव में 34 वार्ड हैं, जिसके लिए मतदान आज हो रहा है। 4 मई को इसके नतीजे आएंगे और लंबी लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहां शिमला की जनता घर से निकलकर मतदान कर रही है। हालांकि मौसम बीच बीच में अवरुद्ध जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा। लोग घर से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। शिमला शहर की सरकार को चुनने का आज दिन है। शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव में मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक 14% मतदान हुआ है। इस महापर्व में शिमला के 34 वार्डों में 102 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कुल 93,920 मतदाता करने वाले हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 49,759 पुरुष मतदाता हैं। 44,161 महिला मतदाता शिमला में आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 153 मतदान दल बनाए हैं और 1000 मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। 149 मतदान केंद्र हैं और कुछ अति संवेदनशील और जो संवेदनशील केंद्र हैं वहां पर वेबकास्टिंग हो रही है। 4 मई को नतीजे आने वाले हैं और 4 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLH एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर एक वार्ड की तस्वीर, हर एक वार्ड का मुकाबला आपको तफसील से दिखा रहा है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी लोगों की नजर आ रही हैं और घर से निकलकर मतदान करने हर कोई पहुंच रहा है। आपको बता दें कि शिमला में मौसम खराब है। हल्की बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल सीएम सुखू पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। शाम 4 बजे तक मतदान की ये प्रक्रिया जारी रहेगी और शिमला पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जम्मू से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, संदिग्ध धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नरवाल इलाके में ये धमाका हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये धमाका हुआ है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पेट्रोल पंप पर यह संदिग्ध धमाका हुआ है। नरवाल क्षेत्र में यह धमाका हुआ है। पेट्रोल पंप पर यह धमाका हुआ है। जम्मू से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक संदिग्ध धमाका हुआ है। संदिग्ध धमाका हुआ है जम्मू में। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जम्मू के नरवाल इलाके में यह संदिग्ध धमाका हुआ है। यह धमाका किस वजह से हुआ, इन कारणों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पेट्रोल पंप पर यह संदिग्ध धमाका हुआ है। जम्मू के नरवाल इलाके में यह संदिग्ध धमाका हुआ है, जिस वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संदिग्ध धमाके को लेकर तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप पर यह संदिग्ध धमाका हुआ है। किस वजह से यह धमाका हुआ, यह कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जम्मू से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां यह संदिग्ध धमाका पेश आया है। पेट्रोल पंप पर यह संदिग्ध धमाका हुआ है। कई कारण ये हो सकते हैं। पेट्रोल पंप पर यह धमाका पेश आया है। किस वजह से आया, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी खबर जम्मू से मिल रही है, जहां के नरवाल इलाके में यह संदिग्ध धमाका हुआ है।
और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राजन का ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजन, क्या मौके से अपडेट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल जैस्मिन, इस वक्त मैं आपको वो उसी स्पॉट पे ले जाके दिखाता हूँ जहां ये धमाका हुआ है। यही वो जगह है, आप देख सकते हैं जो ये जमीन है वो उखड़ गई है और धमाका इतना तेज था जो आसपास के लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। लेकिन अभी जो शुरुआती जो यहाँ पे जो जांच हुई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि इसके नीचे एक गैस पाइप थी जो फट गई है। ये एक पेट्रोल पंप है जैस्मिन, जो कि नरवाल के इलाके में स्थित है और नरवाल के इलाके में जो ही ब्लास्ट की बात सामने आती है तो सब यहाँ पे भागते हैं और पुलिस का अमला भी यहाँ पे पहुंचता है। और यहाँ पे जब जांच की जाती है तो ये पाया जाता है कि यहाँ पे धमाके की आवाज आप देख सकते हैं कितनी भीषण थी कि उससे जो सामने आप देख सकते हैं कि जो इस ऑफिस का खिड़की दरवाजे हैं ये तक सब टूट गए, ये चकनाचूर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कांच के शीशे हैं और जिस तरह से टाइल उखड़ के बाहर आ गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण वो धमाका होगा। और आसपास के कई दूर तक जो है इसकी धमाके की आवाज गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई इसमें जो ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अभी यही जो यहाँ जो आई विटनेस है उनका कहना है कि ये अचानक जो है जमीन में धमाका हुआ और जो ये जमीन फट गई इसके नीचे हम उनकी जो गैस पाइपलाइन है वो मौजूद है। ये बैंक है और बैंक का एटीएम है, यहाँ तक जो है जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये धमाका था। और हालांकि पुलिस के कई सीनियर अफसर आए लेकिन उन्होंने अभी मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन इसलिए हम ये खुल के नहीं कह सकते हैं कि वाकई ही ये गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। क्योंकि उसकी खास वजह यह है कि यहाँ का जो सामने का इलाका है, मैं चाहूंगा विजय जो है सतपाल श्रीवास्तव वो दिखाएं आपको आशु कि यहाँ दो धमाके पिछले कुछ महीने पहले जब हुए थे तो ये इलाका जो है काफी सेंसिटिव माना जाता है, काफी जो है संवेदनशील ये इलाका है। और ऐसे में इस इलाके में वापिस अगर कोई ऐसी घटना पेश आती है, ब्लास्ट की धमाके की जो बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि क्योंकि इस इलाके में कई दफा पहले भी ये कयास लगाए गए हैं कि कई जो हैं जो आतंकवादियों के OGWs होते हैं वो इन इलाकों में, इसके आसपास के इलाकों में वो कहीं ना कहीं उनका शक है कि वो वहां से ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में आप ये धमाका इतना भीषण था कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो तक हिल गई, उनके भी कांच जो हैं वो टूट गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यदि ये गैस पाइपलाइन टूटी है तो उसका धमाका जो यहाँ के आई विटनेस कहते हैं कि इतना भीषण नहीं हो सकता जितना भीषण ये धमाका था। अभी इसके पीछे सही वजह क्या है, खास असल वजह क्या है, ये तो जब जांच होगी, जब पुलिस की पुष्टि करेगी, जब सामने इसका उनका बयान आएगा तभी मालूम हो पाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यही वो स्पॉट है। राजन, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी, तस्वीरें भी हम एक्सक्लूसिवली लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिस तरीके से धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं, पूरी की पूरी दरार इस पेट्रोल पंप पर हमें नजर आ रही है। राजन, क्या ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया है, क्योंकि इसके नीचे पेट्रोल का पूरा रिजर्वॉयर है और अगर कोई बड़ा धमाका हो जाता तो ये आग ना जाने कितनी भीषण हो सकती थी। कि इतना भीषण धमाका कैसे हो सकता है। और जो ये आप देख सकते हैं, ये जो आसपास के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त, हालांकि पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग कर दी है और किससे सबको मनाही है कि वो इस पेट्रोल पंप के भीतर ना जाएं, इस बिल्डिंग के, इस कॉम्प्लेक्स के भीतर ना जाएं। और उसके साथ साथ ही जो है और यहाँ पे जितने भी तमाम लोग हैं ये बाहर, यहाँ पेट्रोल पंप के बाहर से जो है वो देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये धमाका जो है वो कैसे हुआ। आप यहाँ मौजूद थे जब धमाका हुआ? तो ये जो लोग थे, कितना भीषण धमाका था ये जब आपने सुना? अच्छा, तो लोग जो हैं वो भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। हालांकि ये कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कितना भीषण धमाका हुआ है। लेकिन जिस तरह से अभी पुलिस ने जो अपने अंडर ले लिया है इस इलाके को और छानबीन जो है इसकी की जा रही है, उसके बाद जब पुलिस ये कोई ऑफिशियल बयान देगी उसके बाद ही हालांकि हम साफ हो पाएगा कि वाकई ही क्या इसकी वजह केवल ये पाइपलाइन फटना था या उसके पीछे कोई अन्य वजह हो सकती है। और तमाम तरह के पहलुओं पे जो है पुलिस अभी जो है वो अभी देख रही है। उसके बाद ही जो इसके पीछे सही कारण है वो सामने निकल के आएगा। लेकिन अभी प्राइमी फेशिया जो है लग रहा है कि जो जिस जगह पे धमाका हुआ है उसके नीचे एक गैस पाइपलाइन थी जो फट गई। जी जास्मिन। बिल्कुल राजन, और दो बातें हैं, अगर वाकई ये कुछ प्लांटेड है तो फिर इसकी जांच हो रही है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और अगर ये कोई पाइपलाइन भी है जो इस पेट्रोल पंप के नीचे से फटी है तब भी किसी बड़े नुकसान की यहाँ पर आशंका जताई जा सकती है।
अगर ये धमाका और बड़ा होता या वाकई यहाँ पर आग लग जाती, क्योंकि पेट्रोल पंप है और वैसे ही काफी संवेदनशील ये इलाका है जो आप बता रहे हैं, तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। बिल्कुल जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काफी संवेदनशील इलाका इसलिए है कि इससे पहले भी आतंकवादियों के टारगेट पे ये जो इलाका है वो हमेशा से रहा है। और जिस तरह धमाके की आवाज थी और उससे पेट्रोल पंप में हालांकि आग नहीं लगी, लेकिन पेट्रोल पंप के जो शीशे होते हैं, जैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने विजय से कहूंगा कि मेरे साथ आके वो आपको दिखा पाए कि किस तरह से जो पेट्रोल पंप में जो शीशे लगे होते हैं या बाकी जो चीजें होती हैं वो तबाह हो गई हैं और उसको नुकसान पहुंचा है। और सामने आप देख सकते हैं पुलिस जो है उस बिल्डिंग के अंदर है और यहाँ पे भी जो है छानबीन की जा रही है, उसमें सबूत जो है जुटाए जाएंगे कि क्या वाकई ये पाइपलाइन की वजह से हुआ है और किसकी वजह से हुआ है। लेकिन गनीमत आपने सही कहा राजन, क्योंकि छानबीन इस पूरे मामले पर हो रही है और अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरे मामले की छानबीन होनी जरूरी है। प्रथम दृष्टया जो देखने को मिल रहा है वो यही लग रहा है कि कोई पाइपलाइन है जो फटी है, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, इसकी जांच हो रही है। राजन, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर आपको जम्मू से दे रहे थे, लेकिन शिमला की जंग लगातार जारी रहेगी। 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी और सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे शिमला नगर निगम चुनाव की कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिमला नगर निगम चुनाव की, जिसको लेकर आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। 149 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है और अब तक के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 14% वोटिंग हुई है। हालांकि वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी इसलिए है क्योंकि शिमला में मौसम खराब है, बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच 2 तस्वीरें आप देखिए जहां पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला पहुंचकर मतदान किया और कांग्रेस के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने भराड़ी में मतदान किया है। और ये 2 तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, एक भाजपा के तो एक कांग्रेस के, और दोनों ही नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। आनंद शर्मा ने भराड़ी में मतदान किया। सैनिक रेस्ट हाउस में मतदान केंद्र बनाया गया जहां पर उन्होंने वोट डाला। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज की, जिन्होंने छोटा शिमला स्थित पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया है। कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आनंद शर्मा ने अपनी बात कही। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और भराड़ी में उन्होंने मतदान किया है। शिमला में वेस्ट मैनेजमेंट, पानी और पार्किंग की समस्या का समाधान कांग्रेस की प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी के साथ वो मतदान करने पहुंचे थे सैनिक रेस्ट हाउस भराड़ी में। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश काम हुआ है और इस चीज प्रशंसा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विधानसभा में भी की है। अंग्रेजों के समय जो काम हुआ था उसके बाद पहली बार काम हुआ है। और छोटा शिमला तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक समय ऐसा था जब उजड़ने वाला था, लेकिन अब जो है यहाँ पर सड़कें जो है वो चौड़ी हैं
पेडेस्ट्रियन पाथ अलग से हैं, वॉकवे अलग से बन रहे हैं, लिफ्ट यहाँ तक पहुंच रही है विकास नगर से, लिफ्ट यहाँ और आपकी जो है पार्किंग यहाँ पर बना करके तैयार की है, यहीं पर नहीं की है, आगे जो है वो सेक्रेटेरिएट के पास भी की है। सेक्रेटेरिएट से आप ऊपर की ओर जाइए, जहाँ पर एम्प्लॉइज के मकान हैं, उस तरफ चारों तरफ जो है वो विकास दिखाई देता है। तो सुरेश भारद्वाज को आपने सुना और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा नगर निगम चुनाव में सत्ता हासिल करेगी। वहीं आनंद शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता ने भराड़ी के सैनिक रेस्ट हाउस पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया और अपना वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि शिमला में वेस्ट मैनेजमेंट, पानी और पार्किंग की समस्या का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई है और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहां कांग्रेस की सरकार है। मतदाता समझदार हैं। वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉरपोरेशन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ की सरकार इस कम समय के अंदर प्रयास करके और अपने वायदों को पूरा कर रही है। केवल 4 महीने हुए हैं, पर बहुत जो वायदे किए गए थे वो पूरे भी हुए हैं। इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं कि यहाँ कांग्रेस की ही कॉरपोरेशन बनेगी। और न्यूज 18 JKLH इकलौता एक ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको शिमला चुनाव के हर वार्ड और हर बूथ की खबर लगातार दिखा रहा है और किस वार्ड पर किसके बीच मुकाबला है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। भराड़ी की बात करेंगे, जितेंद्र चौधरी और मीना चौहान के बीच यहां पर मुकाबला है। भाजपा की तरफ से मीना चौहान मैदान में है। भाजपा ने महिलाओं पर इस बार दांव खेला है। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 17 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद 21 महिलाओं को भाजपा ने मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 2 रुल्दू भाटा की अगर बात करें तो सत्या वर्मा और सरोज ठाकुर के बीच यहां पर मुकाबला कड़ा है और पार्टी के चिन्ह पर इस बार चुनाव हो रहा है, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो भी एक फैक्टर जो है वो इस चुनाव में हावी रह सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं शिमला में 34 वार्ड हैं और वार्ड नंबर 3 कैथू की बात करें, कांता सुयाल और कमलजीत ज्योति के बीच में यहां पर मुकाबला है। भाजपा की तरफ से कमलजीत ज्योति मैदान में है। आपको बता दें कि 34 वार्डों के लिए 21 महिलाओं पर दांव चला है भाजपा ने और अनारक्षित वार्डों में भी महिलाओं पर ही दांव चला है। अन्नाडेल में उर्मिला कश्यप और भाजपा की तरफ से सपना कश्यप मैदान में है। वार्ड नंबर 4 अन्नाडेल की आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। वहीं अगर वार्ड नंबर 5 समरहिल की बात करें, जगदीश ठाकुर और सपना कश्यप मैदान में है। समरहिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वहां पर स्थित है, इस लिहाज से युवाओं के मुद्दे हावी रह सकते हैं। टूटू की बात करें, मोनिका भारद्वाज और मीनाक्षी गोयल यहां पर मैदान में है। भाजपा अपने एक बागी को यहां से मनाने में सफल रही और मीनाक्षी गोयल को भाजपा ने मैदान में उतारा है। वहीं अगर वार्ड नंबर 7 मजट की बात करें, अनीता शर्मा और निर्मला चौहान मैदान में है। महिलाएं इस बार आगे नजर आ रही है। शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार महिलाओं का दबदबा नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 7 का ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन मैदान में है। बालूगंज की बात करें, वार्ड नंबर 8 है, दिलीप थापा और किरण बावा यहां पर मैदान में है। बालूगंज वार्ड अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी की बात करें तो किरण शर्मा और अलका कंवर यहां से मैदान में हैं और आप ग्राफिक्स के जरिए ये समझ सकते हैं कि महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है दोनों ही पार्टियों ने, खासकर भाजपा ने। वार्ड नंबर 10 टूटीकंडी की बात करें, उमा कौशल और ऋतु गौतम यहां से मैदान में है। भाजपा की तरफ से ऋतु गौतम और कांग्रेस की तरफ से उमा कौशल मैदान में है। वहीं अगर वार्ड नंबर 11 की बात करें, नाभा, जहां सिमिनंदा और हेमा कश्यप मैदान में है। वहीं फागली में
रूपचंद और कल्याण धीमान मैदान में है। वार्ड नंबर 12 है फागली। रूपचंद और कल्याण धीमान भाजपा की तरफ से मैदान में है। और इस बीच आपको यह बता दें कि सीएम सुक्खू छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल में दोपहर 12 बजे मतदान करेंगे। कांग्रेस विधानसभा हरीश जनार्था संजौली के इंजन घर में 12:30 बजे के आसपास मतदान करेंगे। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सीएम सुक्खू को मतदान करना था। वहीं हरीश जनार्था भी अपना मतदान करेंगे। 12:30 बजे संजौली के इंजन घर स्थित मतदान केंद्र में वो मतदान करने पहुंचेंगे। कई वीवीआईपीज हैं जो शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुरेश भारद्वाज ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा भी भराड़ी में वोट कास्ट कर चुके हैं। और ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। और इस बीच प्रोफेसर रमेश चौहान है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रमेश चौहान जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और न्यूज 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी रणबीर का। रणबीर, जरा फटाफट से बता दें कि आप किस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं और कोई वीआईपी अगर है जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया हो अब तक। मुख्यमंत्री जो है थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, ऐसी सूचना निकल कर आई है। जो जानकारी दी गई थी कि 12:30 बजे का समय है और यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ से कांग्रेस के सुरेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं। सुरेश भारद्वाज ने भी जो है काफी सवाल उठाए हैं। सुरेंद्र जी, किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को और क्या उम्मीदें हैं? भारद्वाज जी तो जीत का दावा करके चले गए यहाँ से। देखिए, प्रदेश की सरकार अभी 3 महीने बन के हुआ है। प्रदेश की जनता ने भाजपा को यहाँ से उखाड़ फेंका है। अब नगर निगम की बारी है। प्रदेश की सरकार तो चलेगी, अब यहाँ नगर निगम में भी वहाँ भाजपा स्थापित की। लेकिन भारद्वाज जी तो काफी जोश में लग रहे हैं। हाँ, जोश में रहना चाहिए, हर आदमी को रहना चाहिए। मैं हमारे बड़े सीनियर लीडर है, बुजुर्ग आदमी है हमारा, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ। लेकिन वो जहाँ तक राजनीतिक बात है वो उससे काफी दूर है। जो सच्चाई है कि नगर निगम भारी मतों से कांग्रेस के पार्षद जीत रहे हैं। लगभग 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही। चिंता हो रही है, हमें देख रहा है कि सुबह 10 बजे तक का गाड़ी आ रही है। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। मतदान जो है काफी धीमा है। सुबह 10 बजे तक की जो रिपोर्ट थी 13.17% के आसपास था। क्या वजह है कि कम लोग आ रहे हैं मतदान के? नहीं, आस्ते आस्ते यहाँ पे ऐसी ट्रेंड है। आफ्टर लंच जो है गेयरअप होता है। सुबह का जो मतदान होता है वो सुबह स्लो ही होता है, क्योंकि ऑफिशियली लोकल छुट्टी है तो थोड़ा सा लोग आराम से भी उठते हैं। और थोड़ा आज वेदर भी खराब था, वेदर की वजह से भी थोड़ा सा रहा। लेकिन आस्ते आस्ते जैसे वेदर ठीक होगा तो मौसम ठीक होगा तो ये गेयरअप होता है आफ्टर लंच। ये मौसम क्या लग रहा है शुभ है आपके लिए या फिर बरसात किस तरह से हो रही है? ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये मेरा ये मानना है कि बरसात से, हरियाली से या बारिश पड़ने से कभी सूखा नहीं पड़ेगा, वो हरियाली आएगी उससे, तो एक अच्छा संकेत है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए जैस्मिन चौहान हमारे साथ जुड़े थे। वादे किस तरह से, दावे किस तरह से किए जा रहे थे। थोड़ी देर पहले सुरेश भारद्वाज यहाँ पर आए थे, तो अब तमाम सारी चीजें लगातार यहाँ से तस्वीरें हम देख रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद सीएम सुक्खू भी पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच हम रुक करेंगे प्रोफेसर रमेश चौहान का। प्रोफेसर साहब, एक लंबी खींचातान के बाद, वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने के मामलों के खींचातान के बाद ये शिमला का नगर निगम चुनाव हो रहा है। किस तरीके से देखना चाहिए मौजूदा परिस्थितियों में इस चुनाव को? हमेशा से ही जो है हिमाचल में राजनीति का एक बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है। अक्सर ये चुनाव जो है विधानसभा चुनाव से लगभग 6-7 महीना पहले हुआ करते थे। और अगर हम वर्ष 1992 से लेकर लगातार चुनाव की प्रक्रिया को अगर देखते हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के चुनाव को ऐसे मान के हिमाचल में राजनीतिक दल अपने पक्ष में इसको भुनाने का प्रयास करते थे। जिसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव में जीत होती थी जिस दल की,
क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़े जाते हैं। तो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ने के पश्चात जो पार्टी चुनाव में जीत हासिल करती है, राजधानी होने की वजह से शिमला जो है यहाँ पर लगभग हिमाचल के हर भाग का कर्मचारी वर्ग और व्यापारी वर्ग जो है यहाँ पर निवास करते हैं। भारी मात्रा में ही युवा और छात्र भी यहाँ पर काफी है। तो इस चुनाव के परिणाम को विधानसभा से पहले तो ऐसे ही देखा जाता था कि जिस तरफ को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रुझान है उसी तरफ विधानसभा का रुझान भी जाएगा। मगर इस बार जो है किसी कारणवश जो सीमांकन की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसको जो है कोर्ट में चुनौती दी गई, तो ये चुनाव समय सीमा पे नहीं हो पाए, लगभग 1 साल पश्चात हो रहे हैं। तो अब ये जो नई परिस्थितियां उभर कर आई है कि प्रदेश में अभी 3 महीना पहले 4 महीना पहले लगभग कांग्रेस सरकार अभी स्थापित हुई है राज्य में, और अब बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं। जो सत्ता दल था वो विपक्ष में है और जो विपक्ष में था वो सत्ता में आ गए हैं। तो भाजपा तो इस टाइम विपक्ष की भूमिका में है और 3 महीने में भाजपा जो है कांग्रेस से हिसाब किताब पूछने का भी जो है इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर और सिलसिला इस चुनाव में भी देखने को मिला है। कुल मिलाकर इस चुनाव में भी ये मुख्य 2 दल ही नजर आ रहे हैं प्रतिस्पर्धा में। किसी समय में वाम दलों का प्रभाव क्षेत्र रहे, काफी शिमला के क्षेत्र जो है वो सिकुड़ते नजर आ रहे हैं। इस बार भी इस चुनाव में वाम CPIM के मात्र 4 कैंडिडेट जो है वो चुनाव में है। तो आपने भी बिल्कुल रमेश जी, कभी एक ऐसा वक्त था जब CPIM का मेयर भी शिमला में रहा है और आज शिमला में CPIM सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है अपने पैर पसारने की। विधानसभा चुनाव में तो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन शिमला नगर निगम चुनाव में किस तरीके से करेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैक्टर जो है वो मैटर करेगा। और इस बीच राजेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रमेश चौहान जी से लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किस ओर जा सकता है। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हम राजेंद्र और रणबीर का रुख करेंगे और डॉक्टर और प्रोफेसर रमेश चौहान जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। पल पल की अपडेट्स आपको हम लगातार दे रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।